एक बच्चा था 3.5 साल का, तो हमने फिर बच्चे को बेहोश करके हमने उसके 5 रुपए का सिक्का निकाला। एक बच्चे की हमने पेट में बैटरी निकाली। आपको वो निकालने के बाद बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि बच्चे को तो इतना समय नहीं है, उनके पेरेंट्स की आंखों में हंजू आ जाते हैं खुशी के कि सब ठीक हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज फिर सेहतनामा में हम एक डॉक्टर साहब से मिलेंगे। आज हम मिलेंगे डॉक्टर टीपी सिंह से। डॉक्टर टीपी सिंह पेट के डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं और सेक्टर 16 चंडीगढ़ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप इस पेशे में कैसे आए? क्या आपके परिवार में भी कोई डॉक्टर थे? मेरे परिवार में डॉक्टर नहीं थे, इसलिए ही मुझे भेजा गया है कि हमारे परिवार में भी एक डॉक्टर होने चाहिए। मेरे दादी जी को बहुत चाह थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं जी। मेरे सारे प्रोफेशन में हमारे घर में सब एडवोकेट हैं। सो फॉर्चुनेटली मेरे फादर भी एडवोकेट हैं, मेरा ब्रदर इन लॉ भी एडवोकेट है, मेरे फादर इन लॉ भी एडवोकेट है जी। मेरे दादी जी की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और दुनिया की सेवा करूं। तो डॉक्टर साहब, एडवोकेसी की फैमिलीज में जहाँ पे जजेस हैं, वकील हैं, कैसे एकदम से आप बिल्कुल अलग लाइन मेडिकल में आ गए? ये सफ़र कैसा रहा आपका? बड़ा अच्छा सफ़र रहा। मेरे फादर का कहना है कि आप अच्छे एडवोकेट नहीं बन सकते क्योंकि आप सॉफ्ट हार्टेड हो, दिल के सॉफ्ट जी। हाँ, तो इसलिए आप डॉक्टर बनिए, आप शायद अच्छा कर पाएँ। बड़ों की एडवाइस और आशीर्वाद के सदका मैं इस प्रोफेशन में पिछले 10 साल से हूँ और आई थिंक सब ठीक चल रहा है, भगवान की कृपा है। बहुत आनंद में है आप? आनंद है पूरा। डॉक्टर साहब, डॉक्टरी में गैस्ट्रो की लाइन में आने का क्या वजह रहा? कुछ और भी फील्ड थे? मैं जब MBBS करने के बाद, अपनी ग्रेजुएशन के करने के बाद, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अमृतसर में मैंने ज्वाइन किया जिसका नाम फोर्टिस था। तो वहाँ पे मैं ICU में काम करता था। तो एक डॉक्टर गुरबिलास थे जो अक्सर वहाँ पे ICU में आते थे, एंडोस्कोपी करते थे। उनके एक असिस्टेंट होते थे डॉक्टर अमित, वो करते थे। तो मुझे वहाँ से थोड़ी प्रेरणा मिलनी शुरू हुई। फिर उन्होंने बैक एंड पे भी मुझे बड़ा पुश किया कि आप फ्यूचर में भी ये फील्ड अपनाइए जी। तो भगवान की कृपा से हमने ये फील्ड अपनाई और सबका सहयोग रहा, तो इसलिए हम ये फील्ड में आ गए। थोड़ा सा शौक पड़ गया, इंटरेस्ट जाग गया। पर इस फील्ड में हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? आज से अगर 20 साल पहले देखा जाए तो गैस्ट्रो सिर्फ एक ये थी कि एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता था कि ये तो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन का डॉक्टर है। बट पिछले 20 साल में इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। आजकल गैस्ट्रो का स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत OPD है, बड़े डिफ़िकल्ट जो ऑपरेशंस हैं, चीज़ें हैं, वो सारा कुछ सिंपल एक एंडोस्कोपी में हल हो जाती है। अगर आज से पहले देखें तो अगर आपके पित्ते से नीचे एक CBD बोलते हैं हम, कॉमन बाइल डक्ट, उसमें अगर ये एक स्टोन आ जाता था तो उसको भी काट के निकाला जाता था। जिसके हम पित्ते का ऑपरेशन करना है तो CBD को एक्सप्लोरेशन किया जाता था। आज ERCP है जो मुंह के रास्ते पाइप डालते हैं और CBD में जाके हम स्टोन निकाल देते हैं। अगर CBD में कुछ और चीज़ है, EUS है, अल्ट्रासाउंड है, उसके थ्रू, जैसे पेनक्रियाज का किसी को है, पेनक्रियाज के सैंपल लिए जाते हैं। किसी को वहाँ पे पेनक्रियाज में अब्सेस या कलेक्शन हम बोल दें सिंपल वर्ड में, वो होगी, उसको ड्रेन कर सकते हैं। बहुत कुछ इसमें बहुत एडवांस हो गया है और चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं है। डे बाय डे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड हो रही है, दिन बाय दिन एक नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ रही है और अच्छा चल रहा है ये। तो सर, पेट के बारे में कुछ बताएं कि पेट असल में है क्या? पेट, अगर हम अपने यहाँ कोई भी खाना दांतों से, हम पहली तो बात है 32 बार चबा के खाना चाहिए, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम भी कई बार जल्दबाजी में करते हैं कि खाना 10 मिनट में खा लें, नहीं, 32 दांत हैं, 32 बार ही चबा के खाना चाहिए। उसके बाद ये खाना जो है नीचे जाता है, जो सलाइवा है उसमें मिक्स होके नीचे जाता है, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज है। वो बेसिकली इसोफेगस होता है। उसके बाद ये स्टमक में जाता है, वहाँ पे कुछ जूसेस रिलीज होते हैं, फिर ये पाचन क्रिया में आगे जाता है। पेट का तो एक बहुत मेजर रोल है। मेरा मानना ये है कि आज हमने बहुत उन्नति नहीं की।
हमारे पास अच्छी गाड़ियाँ आ गई हैं, गाड़ियों का नतीजा क्या हुआ है, हमें थोड़ा सा भी काम है हम 2 व्हीलर या हम 4 व्हीलर में जाके करते हैं जी। कुछ तो ऐसे बंदे हैं जो अगर वॉशरूम जाना है तो वो भी आप गाड़ी में लेके 1 किलोमीटर जाएंगे, पास कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी बात सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे पहले हम सिंपल खाना खाते थे, आजकल हम बर्गर पिज़्ज़ा इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। तीसरा, हम नाइट क्लब जाना, लेट सोना, लेट तक करना। अगर पुराना सिद्धांत देखा जाए तो हमारा जल्दी सोने का और जल्दी उठने का है, जो कि अब चेंज हो गया है। अच्छे घर बन गए हैं, अच्छे हमारे पास बेडरूम्स हैं, अच्छे गद्दे हैं, पर नींद नहीं आती। पुराने लोगों को अगर हम अपने दादाजी या उनके पीछे की बात करें, वो अच्छी तरह सोते थे, टेंशन कम थी, चाहे उनके पास पैसे कम थे पर टेंशन भी कम थी, खाना भी कम था, पर तंदुरुस्त रहते थे, स्वस्थ रहते थे। आजकल उतनी बीमारियां ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो आपको लगता है कि ये जो बीमारियां हैं हमारी, ये हमारे ज़्यादा खाने से? इसका एक बहुत मेजर रीज़न है प्रिजर्वेटिव्स। आजकल हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, हर कोई उसमें प्रिजर्वेटिव डाला होता है जी। एक तो ये बहुत हानिकारक है हमारी सेहत के लिए, चाहे उसका आज पता लगे या आने वाले टाइम में पता लगे जी। ठीक है। दूसरी बात, हम बोल रहे हैं उन्नति कर ली, हमने ये फैक्ट्री लगा ली, हमने वो फैक्ट्री लगा ली, अब उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, वो हमारे पानी पीने वाली चीज़ों में मिल रहा है। उससे अगर आप बठिंडा की ओर जाओगे तो एक कैंसर ट्रेन ही चलती है। बिल्कुल, पंजाब में कई जगह हाँ। दूसरी बात, हम खाना ज़्यादा खाते हैं, हैवी खाते हैं, काम नहीं करते। अगर हम पूछें कि आप काम क्या करते हो, जी मैं तो सारा दिन काम करता हूँ, तो मैं तो यार ये बोलता हूँ कि अगर आप काम करते हो, काम तो हलवाई भी बहुत करता है, पर वो तो पतला नहीं हुआ। मेरा मानना ये है, अगर आप 24 घंटे में 1 घंटा अपनी बॉडी को नहीं देते तो बहुत बहुत बुरी बात है। मतलब हमें मेंटल काम की बजाय फिजिकल काम में आना चाहिए। 1 घंटा तो अपने शरीर को देना चाहिए, जिसमें आप योगा करो, कसरत करो, कोई एक्सरसाइज करो, या सिंपल वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग करो। जी डॉक्टर साहब, अभी पिछले 20 से 30 सालों में भारत में कई नई बीमारियां आ गई हैं पेट से जुड़ी हुई, उसका कारण क्या है और वो बीमारियां क्या क्या आ रही हैं? एक तो बीमारी का कारण है कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव, जैसे मैंने पहले बोला। दूसरा, हम ड्रिंकिंग की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। तीसरा, फैटी फूड। अगर आपने सुना होगा कई रेस्टोरेंट में कहते हैं हम बहुत चीज़ें स्वाद बनी हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो कार्सिनोजेनिक है। थोड़े 1-2 साल पहले एक ये भी स्टडी आई है, जो हम डिप चाय पीते हैं जी, उसका जो पेपर होता है जी, पेपर में भी ऐसा एक पदार्थ डाला जाता है जो कि कार्सिनोजेनिक है। इवन कि हमें कोई भी प्रिजर्वेटिव, चाहे वो डिप की फॉर्म में हो, चाहे हम सिंपल चाय क्यों नहीं पीते, हम डिप वाली क्यों यूज़ करते हैं, हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। आजकल चिकन है, मैं कहता हूँ कि मैं प्रमोट नहीं करता चिकन को, बट अगर खाना है तो मैं बोलूँगा चिकन खाओ या फिश खाओ। रेड मीट जो मटन होता है, हॉर्स मीट होता है, इनको मत खाओ, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बढ़ाते हैं। अगर आपने चिकन खाना है, फ्रेश खाओ। हम जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में पड़ा होता है वो लेते हैं, तो कृपा करके वो मत लीजिए, सिंपल सादा अपने सामने बनवा के वो लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। अभी हमको लोगों को क्या सावधान करना है कि पेट की ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनसे वो बच के रहें? आजकल एक तो एसिडिटी, जिसको हम गैस की प्रॉब्लम बोल देते हैं, वो तो आम होगी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आम होगी। हमें सिंपल सादा भोजन और खाना सोने से कम 2.5-3 घंटे पहले खाना चाहिए जी, ठीक है। सेकंड, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे नहीं है। मैं हमेशा एनकरेज करता हूं कि आप दही खाइए जी। आप किसी सिटी में भी, मैं एक सिटी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी सिटी में भी किसी होटल में चले जाइए, आप वहाँ पनीर का जितना मर्जी ऑर्डर दीजिए, आपको मिल जाएगा। क्या हमारे पास इतनी क्षमता है कि इतना पनीर पैदा हो सकता है, इतना दूध है? नहीं है बिल्कुल। फिर जितना मर्जी पनीर, पनीर को बाहर जाके मत खाइए जी, घर का पनीर निकाल के खुद घर का पनीर निकाल के खाइए जी। और जो चीज़ महंगी है कोशिश करिए वो बाहर से मत खाइए, उसमें जरूर अल्टरेशन होगी,
उसमें जरूर मिलावट होगी। अगर मिलावट के कारण वो चीज़ें में ही हेराफेरी करते हैं, जो चीज़ महंगी होती है जी, और वही फिर हमारी बीमारियों का कारण वही बीमारियों का किसी ना किसी रूप में बनती हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप मानते हैं कि एसिडिटी, कब्ज ये किसी तरह की बीमारी है या बीमारी आने का संदेशा है आगे? ये बीमारी आने का संदेशा है। भगवान की ओर से एक अलार्म सिम्टम हर किसी को मिलता है जी। किसी का पेट खराब हुआ, वो डॉक्टर के पास आया, मालूम चला अंदर के आंतरिक की कोई दिक्कत आई है तो वो आगे इन्वेस्टिगेट किया। किसी को उसके लाइफस्टाइल के कारण वो अच्छी तरह खाना ज़्यादा खा रहा है, एक्सरसाइज कम कर रहा है, उसको लगेगा मुझे हैवीनेस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूल रहा है, एसिडिटी हो रही है, वो डॉक्टर के पास आएगा, वहाँ से उसका डायग्नोज होगा कि क्या है। ये भगवान की तरफ से एक संदेशा है कि आप अलर्ट है कि आप खबरदार हो जाओ और जो चीज़ें हैं उसको ध्यान रखो। और इस केस में फिर हमें अपनी डाइट कम कर लेनी चाहिए। हमें हमें अपना पेट कभी भी फुल नहीं करना चाहिए। हमें 60% से ज़्यादा हवा जो हमारा पेट है वो फुल नहीं करना चाहिए। 30 से 40% हमें जरूर हवा के लिए छोड़ना चाहिए। पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। तो जो खा लेते हैं और डकार आती है, हमारी आदत है कई बार हम इतना खाते हैं कि जब तक डकार नहीं आती तब तक खाते रहते हैं। बेसिकली हमें डकार नहीं लेके आनी। तो हमें बेसिकली कम खाना खाना है कि हमारा पेट पूरा ना भरा हो। जैसे हमारे घर के ऊपर ना टैंकी होती है, तो टैंकी का अगर पूरा पानी हम भर दें तो उछाल भी मारेगा। सो टैंकी को हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए 60 से 70% ही भरें, इससे ज़्यादा मत भरें, बाकी हवा को के लिए जगह छोड़ें। और डकार आने के कारण कई बार कुछ एंजाइटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। किसी को ज़्यादा मानसिक तौर पे सोचता है, ज़्यादा नर्वस होता है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो फूड पॉइजनिंग और पेट के इन्फेक्शंस के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। एक तो मैंने खुद भी देखा है 3-4 दिन पहले। इसका रीज़न क्या है और हम कैसे इससे बच सकते हैं? एक तो वायरल इन्फेक्शंस है। इस दौरान बरसातों में क्या होता है कि वैसे तो ये आगे पीछे भी होता है, पर बरसातों में क्या होता है, हेपेटाइटिस बहुत कॉमन हो जाता है जी। किसी भी रूप में कोई पानी गंदा हुआ, उसमें फीकल ओरल ट्रांसमिशन होगी। जैसे किसी भी आदमी ने शौचालय करने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह नहीं धोए, वही हाथ किसी खाने में लगा दिए, किसी पीने वाले पानी में लगा दिए, वही किसी पानी किसी ने सेवन कर लिया या खाने वाली चीज़ खा लिया, उसे हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए, ई, इवन कि बी और सी भी होते हैं, बट ए, ई कॉमन होता है जो अक्यूट में होता है। इसमें मैंने खुद देखा है लोगों की जानें जाती हुई भी, बच्चों की जानें जाती हुई। मैं सबसे पहले इस आपके माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप गोलगप्पे बाहर मत खाइए। गोलगप्पे अगर आप बाहर खाने हैं तो किसी अच्छी जगह पे खाइए, जहाँ का जो पानी हो फिल्टर्ड हो, मतलब अच्छी कंपनी का हो या अच्छी जगह से भरा हो। कोई भी ऐसे रेडियो पे या ऐसे मत खाइए, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने का आपको क्या मालूम आदमी ने ही अच्छी तरह शौचालय के बाद हाथ धोए या नहीं धोए। ये बात है। और होता ऐसी जगह से ही है। हाँ, लिवर ट्रांसप्लांट तक भी नौबत आ जाती है, और कई लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जान भी चली जाती है। मैंने खुद देखा बच्चों की जान जाती है। डॉक्टर साहब, ऐसे माहौल में हम क्या खा सकते हैं फिर बाहर का, अगर मन करे तो? मेरा मानना है बाहर का मत खाइए, बट आजकल जैसे सबका दिल करता है अगर खाना है तो गर्म चीज़ खाइए। गर्म से मतलब जो चीज़ 100 डिग्री पे पक जाती है, जलेबी जैसे जलेबी हो गई और समोसा हो गया, पर चटनी दिक्कत करेगी आपको। समोसा बहुत कम बीमार करेगा, चटनी दिक्कत करेगी। समोसा खाइए पर चटनी मत खाइए। ऐसा क्यों? दही बल्ले दिक्कत कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो 100 डिग्री पे पक गया, जितने भी उसमें कीटाणु हैं, जर्म है, वो मर जाएंगे। 100 डिग्री पे कोई भी नहीं बचता। बहुत कम चीजें हैं जो 100 डिग्री के ऊपर बचती हैं। चटनी नुकसानदायक। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बताया आपने और हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे। पहले तो हम यही सोचते थे कि हमारे हाथ खाने से पहले साफ होने चाहिए, लेकिन आपकी बातों से लगा कि जहां से हम खा रहे हैं उस रेड़ी के परोसने वाले हाथ भी साफ होने चाहिए, नहीं तो बीमार हो सकते हैं। इससे मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप पुराने टाइम पे जाओगे जी, हमारे साधु संतों गुरुओं के, वो भी एक दूसरे का जूठा अवॉइड करते थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि यही कारण होगा, एक दूसरे के कोई गंदगी दूसरे में ना जाए। ऐसा मेरा मानना है। साइंटिफिक। हाँ, हमारे साधु संत तो ये भी करते थे कि वो खाना खुद ही बनाते थे
अभी भी ये रस्म चली आती है, वो बाहर का कुछ खाते ही नहीं थे, इसीलिए शायद वो स्वस्थ रहे और उन्होंने दुनिया को ज्ञान बांटा। क्योंकि इसमें ना एक और थ्योरी भी जुड़ जाती है, ये थोड़ा धार्मिक वे से थ्योरी है कि आप जो बनाने वाला है उसकी मनोभावना कैसी है, किस तरह के विचार उसके मन में चल रहे हैं। इसलिए अगर आप धर्म की बात करो तो उसमें बोलते हैं जब आप खाना बनाओ तो आप भगवान का नाम लेते रहो। यही कारण है कि वो अच्छी भावनाएं खाना खाते समय जाए, क्योंकि वही हमारे अंदर जाना है। ये डॉक्टर लाइन नहीं मानती, बट कहीं ना कहीं हमारे पीछे वाले पुरुषों ने बोला हुआ है, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। ठीक। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत कॉमन सुनने में आता है अल्सर, पेट के अल्सर। अगर हम सिंपल भाषा से बात करें तो हमें ये अल्सर वैसा ही होता है, एक वाइट तरह का प्लाक टाइप होता है, जो ऊपर वाली स्किन खराब हो जाती है। अगर किसी में आपने देखा होगा कि जख्म हुआ, वही जख्म, उसको ही अल्सर बोलते हैं। तो ये अल्सर तो पेट के अंदर होता है, वहाँ कैसे ये जख्म हो जाए? इसके 2-3 कारण है जी। पहला कारण, अगर कोई हद से ज्यादा पेन किलर्स ले रहा है। दूसरा, किसी को ब्लड थिनर्स लगे हुए हैं, चाहे वो एस्प्रिन के रूप में है या कोई क्लोपिडोग्रल के रूप में है, जिसको हम बोलते हैं कि ब्लड थिनर्स, इसके कारण। चौथा कारण ये हो जाता है कि एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी, उसके कारण भी हो जाता है ये जी। तो ये कारण होते हैं। तो अल्सर के केसेस को कैसे हम रिजॉल्व करते हैं? देखिए, हम पहले ये पूछता हूँ, सॉरी, कि ये पता कैसे लगता है कि हमें किसी पेशेंट को अल्सर है? अगर हमारे पास कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम के साथ आता है, हम उसको एंटासिड, जिसको हम पीपीआई बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं, उसमें और भी कैटेगरीज आती हैं, H2R ब्लॉकर्स भी आते हैं, H2R रिसेप्टर्स भी आते हैं, रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी आते हैं, और आपके आजकल पी कार्ब भी आ गए हैं, पोटाशियम कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स भी आ गए हैं एंड इनको यूज करते हैं हम। अगर 4 वीक्स में इनसे आराम नहीं मिलता तो फिर हम एंडोस्कोपी के लिए जाते हैं। फिर हमें एंडोस्कोपी में मालूम चलता है कि हमें अल्सर है या नहीं है जी। तो एंडोस्कोपी में दिख जाता है वो अल्सर? बिल्कुल दिख जाता है। उसका इलाज फिर क्या होता है? सबसे पहले तो हम उसका H pylori डिटेक्ट करते हैं। अगर तो H pylori पॉजिटिव आया, हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कारण ढूंढना पड़ता है, अगर H pylori के कारण है तो हम उसको ठीक करते हैं। अगर उसको क्या कहते हैं कि पेन किलर्स के कारण है तो हम पेन किलर्स बंद कर देते हैं। और कुछ और इनहिबिटर्स होते हैं, COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं, बोल देते हैं कि पेन किलर्स दूसरे लीजिए। और अगर क्या कहते हैं कि अल्सर उनको एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रल के कारण है तो फिर हम बोलते हैं आप कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके तो ड्यूल एंटीप्लेटलेट्स की जगह एक सिंगल एंटीप्लेटलेट्स लीजिए। टेक्निकल लैंग्वेज है, काफी कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात बट लगा कि इसका इलाज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बात की थी एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोपी एक छोटी सी ट्यूब होती है जो 9.8 mm की होती है। मोटा मोटा 10 mm को हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो हम 1 सेंटीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर की एक ट्यूब होती है जो एक टीवी के साथ, प्रोसेसर के साथ अटैच हो जाती है। उसके आगे लाइट सोर्स होता है, जैसे आपके कैमरे में लाइट आती है उसके आगे लाइट होती है, उसके आगे एक कैमरा होता है जो टीवी में दिखता है। ये हम मुंह के रास्ते ईसोफेगस जो फूड पाइप से जाते जाते उसके पूरी स्टमक में देखते हैं, जिसमें हम बॉडी भी देखते हैं, फंडस मतलब स्टमक के पूरे पार्ट देखते हैं, छोटी आंतड़ी के कुछ हिस्से तक जाते हैं जी। मतलब एक कैमरा हम शरीर के अंदर भेजते हैं। बिल्कुल। तो ये सेफ होता है डॉक्टर साहब? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप घर से आए यहाँ तक हमारे पास ये बातचीत करने के लिए, घर से आने का और यहाँ आने का रास्ता सेफ था? नहीं था। 100% सेफ नहीं है। बट इसमें अगर एक डायग्नोस्टिक जो सिर्फ देखने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं, इस एंडोस्कोपी में सिर्फ लेस देन 0.1% से रिस्क है। आजकल टेक्निक्स, इसकी जो मोबिलिटी है बहुत अच्छी है, तो ये लगभग सेफ है, बट 100% सेफ नहीं है। एक रास्ता क्रॉस करते समय भी दिक्कत आ सकती है। यस। लेकिन हमने सुना नहीं कभी कि एंडोस्कोपी में किसी को कुछ नुकसान हुआ हो। नहीं, हो जाता है, बट कम, डायग्नोस्टिक में कम मामले मिलते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, एंडोस्कोपी टेस्ट काम कैसे करता है? मींस इसमें हमें पेट के अंदर क्या क्या दिखता है, कैसे दिखता है?
देखिए जैसे मैंने आपको बताया, इसके ऊपर हम एक जेली लगाते हैं जिसको लिग्नोकेन जेली होती है, उसके गले में भी हम स्प्रे करते हैं ताकि उसका ये जो गला है थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाए। अगर आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो वो भी स्प्रे करते हैं, सुन्न हो जाए। सुन्न होने के बाद हम गले में ये स्कोप डालते हैं, जो कि स्कोप नीचे चला जाता है। हम उसका गले का पूरा पार्ट देखते हुए, फूड पाइप देखते हुए, फिर फूड पाइप और जो इसोफेगस, मतलब इसोफेगस की फूड पाइप और स्टमक का एक पोर्शन होता है जीई जंक्शन जी, उसको आगे जाते हम एक फंडस देखते हैं, बॉडी देखते हैं, पाइलोरस देखते हैं, एंट्रम देखते हैं, फिर छोटी आंतड़ी में D1 में जाते हैं, D2 में जाते हैं, D3 तक छोटी आंतड़ी के एक हिस्से तक हम चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इंडोस्कोपी में क्या क्या देखा आज तक, क्या क्या मिला आपको वहाँ पे? एक तो अल्सर मिला आपको? मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, जैसे एक अल्सर देखा, कैंसर देखते रहते हैं हम जैसे डिवर्टिकुला होते हैं वो देखते हैं, अर्ली कैंसर भी देख लेते हैं, इरोजन्स देखते हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में बोले खरोचें, जैसे हम ऐसे कोई डाल दें खरोच, ये देख लेते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो हमें दिखती रहती हैं। कुछ लिवर जब खराब होने के कारण नसें फूल जाती हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में वेरिसिस बोलते हैं, पर एक लेमैन की लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम नसें फूलना कहते हैं, वो देखते हैं। उसके कारण ब्लीडिंग होगी, अल्सर से ब्लीडिंग होगी, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कई लोगों के पेट में ठोस सामग्री भी मिल जाती है, किसी ने सिक्का खाया होता है, किसी ने कुछ और खाया होता है, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, अगर आप देखो हम आपको दिखाएंगे, हमने कई कुछ निकाला, ब्रश भी निकाले हैं, सिक्के भी निकाले हैं, कई जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं उनके डेंचर होते हैं वो भी अंदर चले जाते हैं। सिक्का आमतौर जब बच्चे निगलते हैं या कोई साइकेट्रिक पेशेंट होता है जो दिमागी तौर पे पूरा स्वस्थ नहीं होता, वो अंदर ले लेता है, कुछ भी है। आपने ऐसा कोई केस खुद देखा है? नहीं, हम तो करते रहते हैं। आपने किए हैं? हाँ, हमने किए हैं, बार हमने आपको शेयर करेंगे हमारे? एक बच्चा था 3.5 साल का, मेरे टेक्नीशियन को भी याद होगा शायद, तो वो फोर्टिस में पहले गया। फोर्टिस में शायद उस दिन संडे था, उन्होंने मना कर दिया, तो हमने फिर बच्चे को बेहोश करके, क्योंकि आमतौर 3.5 साल बच्चे को बेहोश करना पड़ता है क्योंकि वो इतना कोऑपरेट नहीं करेगा एंडोस्कोपी। बेहोश करके हमने उसके 5 रुपए का सिक्का निकाला। एक बच्चे की हमने पेट में बैटरी निकाली, और आपको वो निकालने के बाद बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि बच्चे को तो इतना समय नहीं है, उनके पेरेंट्स की आंखों में हंजू आ जाते हैं खुशी के कि सब ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मतलब अब इतनी एडवांस हो चुकी है टेक्निक कि पेट की चीज को बिना ऑपरेट किए एंडोस्कोपी से निकाला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, एंडोस्कोपी से निकाला जा सकता है। और अगर बाई चांस वो भगवान ना करे कोई चीज आंख में चली जाए आगे, तो फिर पॉसिबल है? फिर पॉसिबल नहीं है। फिर वो जो सर्जन देखता है, या फिर वो नेचुरली अगर पॉटी के रास्ते बाहर चीज आ सकती है तो हम वेट करते हैं, नहीं तो वो सर्जन फिर लेप्रोटोमी करके वो निकालता है। अच्छा, तो सर ये एंडोस्कोपी की लिमिट कहाँ तक है, वो कहाँ तक पहुँचता है? हम D3 तक चले जाते हैं आराम से जी। हाँ, एंडोस्कोपी आपने बताया कि मुंह के रास्ते जी पाइप से अंदर कैमरा भेजते हैं और अंदर का जो भी नुकसान हुआ है वो उसको एक्सेस करते हैं। क्या कोई और भी रास्ता है जहाँ पे पहुंचा जा सकता है पेट के? बिल्कुल, ऊपर से मैंने जो रास्ते बताए वो है, नीचे से हम पॉटी के रास्ते जा सकते हैं। पॉटी के रास्ते हम बड़ी आंत को पूरा दे सकते हैं, छोटी आंत के कुछ हिस्से तक भी हम चले जाते हैं, जिसको हम इलियम बोलते हैं। लास्ट वाले हिस्से को हम टर्मिनल इलियम बोलते हैं, आखिरी साइड इलियम की, तो वो हम 10 से 15 सेंटीमीटर तक वो चले जाते हैं। ये पॉटी के रास्ते हम करते हैं। तो इसमें क्या क्या मिलता है वैसे? ये पेशेंट हमारे पास एक प्रॉब्लम के साथ आता है कि पॉटी के रास्ते कुछ निकल रहा है, आइदर वो खून निकल रहा है, आइदर वो पस निकल रही है, ठीक है, और आइदर उसको कोई काले रंग की लैट्रिन आ रही है जी। तो उससे हमें पकड़ना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, फिर हम आगे फाइंड करते हैं। इसमें भी कैंसर मिलता है, बवासीर मिलती है, कई बार फिशर मिलता है, कई बार हमें टीबी भी मिलता है इसमें। और एक आपने प्रॉब्लम सुनी होगी IBD, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसे हम संग्रहणी की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। पीने पे बात करते हैं, पीने से हमारे पेट को कैसे नुकसान होता है? पीने से पहली तो बात तो ये है कि जो WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी न्यू डेफिनेशन है, नो अल्कोहल, बिल्कुल लेना ही बिल्कुल नहीं।
बट कैसे आप जैसे प्रेमी कहीं और होंगे जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा तो बनता है, लिटिल लिटिल, ठीक है, लिटिल लिटिल तो बनता है। तो फिर एक अलग अलग डेफिनेशन आती है, 1 स्टैंडर्ड ड्रिंक फॉर फीमेल जी, 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक फॉर मेल। अब स्टैंडर्ड ड्रिंक क्या है? 1 फीमेल के लिए 2 मेल के लिए 14 ग्राम अल्कोहल एक स्टैंडर्ड ड्रिंक बनती है। 350 ml बियर बन जाती है। 150 ml आपकी वाइन बनती है। 45 ml आपकी ये वोडका या जो आप ड्रिंक लेते हो ये बनती है। सो सिंपल वर्ड में देखा जाए, फीमेल के लिए 45 ml, मेल के लिए अगर आप लगाओ तो 90 ml ये है। बट मेरा कहना ये है कि मत पियो, अगर पीनी है 40 ml फॉर फीमेल, 60 ml फॉर मेल, नॉट मोर देन। ये तो बहुत कम क्वांटिटी है डॉक्टर साहब। कई लोग तो टल्ली होने तक पीते हैं और इस क्वांटिटी में तो टल्ली हो ही नहीं सकते। देखिए, हर चीज को एक लिमिट में किया जाए तो बहुत अच्छी रहती है, नहीं तो फिर लिवर भी नुकसान कर देता है। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि मेल और फीमेल के लिए क्वांटिटी अलग अलग है, इसका रीजन क्या है? मेल और फीमेल का मेटाबॉलिज्म सिस्टम अलग है। सो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन इन चीज़ों को देख के ही बनाई गई है। आजकल तो पिछले अगर 10 आप सालों से देखिए तो बहुत फीमेल पेशेंट मेरे पास आते हैं जो सिरोटिक हैं, सिरोटिक इन द सेंस जिनका लिवर कमज़ोर हो चुका है और डेली 1 बोतल पीती हैं, एंड कोई उनको ऐसा कुछ नहीं है स्टिग्मा कि हम फीमेल हैं तो क्यों पीते हैं, ना वो कहते हैं कि हम पीते हैं। समाज इतना चेंज हो गया। डॉक्टर साहब, जिस व्यक्ति ने पी के अपना पेट खराब कर दिया है, उनके लिए क्या कोई हल है? देखिए, पी के आपका सबसे पहला जो दारू का इफेक्ट पड़ता है, अल्कोहल का इफेक्ट पड़ता है, वो पड़ता है लिवर पे। जी, लिवर ड्रिंकिंग से लिवर ही खराब होता है। अगर एक बार सिरोटिक लिवर हो गया मीन्स लिवर कमज़ोर हो गया, वो रिकवर नहीं होगा। अब उसकी जो आगे की चलने खराब होने की क्षमता है उसको कम कर सकते हैं ड्रिंक बंद करके, और लिवर की कुछ दवाइयाँ दे के उसको स्टेबल करके, और उससे जो आने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको पहले डील करके कि उसको कॉम्प्लिकेशन ना आए। पर डॉक्टर साहब, मैंने कहीं सुना है कि लीवर अपने आप को ठीक भी कर लेता है, ऐसा कुछ भी है? बिल्कुल, एक पावर होती है लिवर की, वो रीजनरेशन पावर सिर्फ एक लिवर में ही है। बट मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप रोज एक टूटी खोल दो, एक बूंद पानी की गिरने दो, वो नीचे पक्का फर्क डाल देगी। आपकी जो नीचे पत्थर है उस पर एक निशान डाल देगी जिसको चेंज नहीं करोगे। रोज ही आप लिवर को मारोगे और अच्छी तरह मारोगे तो क्या लिवर भी क्या करेगा? एक लिमिट तक, एक लिमिट तभी तो एक स्टैंडर्ड ड्रिंक बने हैं। आपने कहा एक लेवल तक जहां तक नेचुरल हार्म को वो रिकवर कर सकता है, लेकिन हम उसको अननेचुरली अगर ज्यादा ड्रिंक्स देंगे तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल जी, इसी पे आते हैं डॉक्टर साहब, लिवर सिरोसिस क्या होता है? लिवर सिरोसिस, पहले तो हम बात करते हैं कि लिवर सिरोसिस होता क्यों है। जी, आज से 15 साल पहले अगर चीजें देखें तो लिवर खराब होने का सबसे बड़ा कारण हेपेटाइटिस सी था, जी, जिसको काला पीलिया बोलते हैं। पिछले 10 से 15 साल में बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, चाहे वो 3 महीने के लिए चलाएं, चाहे वो 6 महीने के लिए हम चलाएं, वो डिपेंड करता है कि कौन से पेशेंट में कितनी देर के लिए चलानी है। हेपेटाइटिस सी और कुछ अभियान शुरू हुए हैं जो कि हमारे देश में बहुत अच्छे चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ चैरिटेबल संस्था की तरफ से, तो हेपेटाइटिस सी कम हो गया। बट अल्कोहल मात्रा वहीं पे है, और एक नई चीज़ उभर के आ रही है जो हम नैश सिरोसिस बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। जी, मीन्स दारू ना पीने से एक लिवर अपना आप खराब हो जाता है। उसका कारण ओवरवेट, पेट का ज़्यादा बढ़ना, वेट का ज़्यादा बढ़ना, एक्सरसाइज ना करना, या आपको शुगर होनी, वो कारण एक आते हैं जो कि लिवर को कमज़ोर कर देते हैं। पहले फैटी लिवर होता है, एक नॉर्मल लिवर है, एक फैटी लिवर होता है, फिर उसमें फैट जमा होती है, फिर फैट जमा होने के कारण उसकी स्टीटोहेपेटाइटिस होता है कि उसकी इन्फ्लामेशन होगी, फिर फाइब्रोसिस होता है कि फाइब्रस बैंड बनने शुरू हो गए,
फिर सिरोसिस होता है। फिर सिरोसिस में भी 2 पार्ट आते हैं, कंपनसेटेड, डीकंपनसेटेड, वो एक अलग चीज़ है। बट मेरा कहना यही है सभी से, कम खाइए, अच्छा खाइए, रेगुलर सैर करिए, ड्रिंक मत करिए, साल में 1 बार, इंक्लूडिंग आपके वायरल मार्कर्स भी जरूर कराइए। डॉक्टर साहब, गैस्ट्रिक कैंसर के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? हम इतने तो नहीं पता कर पाते कई बार, बट अगर किसी को एसिडिटी होती है, उसका वेट कम हो रहा है, उसका ब्लड कम हो रहा है, हम स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड कराते हैं चेक, जिससे हमें उसको वो बोलता है कई बार कि काले रंग की पॉटी आ रही है, हम मलीना भी बोलते हैं, या स्टूल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसके ब्लड फाइंड हो रहा है, तो हम एंडोस्कोपी करके देख सकते हैं। उसका खाना वो खाया नहीं जाता और जल्दी पेट भर जाता है। डॉक्टर साहब, गैस्ट्रिक कैंसर जो होता है उसका कारण यही खान पान है या कुछ और है? नहीं, और भी हैं, कुछ तो जेनेटिक कॉज भी हैं, मतलब उसके दादाजी को हुआ, उसके आगे फादर को हो गया, चाचा जी को हो गया, ऐसे कुछ। ड्रिंकिंग एक बहुत बड़ा कारण है जी, कहीं ना कहीं ये है। तीसरा कारण स्मोकिंग बहुत तगड़ा कारण है। स्मोक का असर पेट तक होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, बहुत कॉमन है। पर वो तो कहते हैं कि सिर्फ फेफड़ों तक ही असर होता है। ना, इसोफेगस में भी होता है, स्टमक में भी चला जाता है। जो जर्दा खाते हैं, जो उसको हम बोलते हैं तंबाकू खाते हैं, उसका भी होता है। उनके तो कैंसर होते ही होते हैं मुंह के, ये भी एक कारण है। एक लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, शायद उनमें माल न्यूट्रिशन, शायद उनमें इतनी अच्छी डाइट ना जाने का, या उनका जो क्या कहते हैं कि इतना एनवायरनमेंट अच्छा ना होने का, और उसके भी एक कुछ कारण पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया क्या होता है? मैं बड़ा अच्छा लगा आपको नाम पूरा याद है, नहीं तो लोग तो एच पाइलोरी के नाम से जाते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है, आमतौर हमारे सभी के पेट में होता है। अच्छा। कुछ पेपर्स ने ये पाया है कि इसके कारण गैस्ट्रिक कैंसर होता है। कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं कि जिन्होंने ये नहीं फाइंड किया। अभी भी हम ग्रे जोन में है, ये अफेक्ट करता है या नहीं करता, बट हमें जो एक टीचिंग स्कूल ऑफ थॉट दिया गया, अगर है ट्रीट इट, इरेडिकेटेड, आप इसको ट्रीट करिए, छोड़िए मत। तो बेस्ट यही, अगर है तो इसको इरेडिकेट कर दीजिए। बैक्टीरिया से डॉक्टर साहब एक सवाल और आता है, काफी सुना है हमने, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, ये पेट में दोनों रहते हैं और क्या होते हैं वैसे? जो हमारी छोटी आंतड़ी है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसमें अच्छे बैक्टीरिया हम सभी में है। अगर छोटी आंतड़ी में बैड बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं सीबो बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, बुरे बैक्टीरिया की एक क्षमता से ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो जाए तो हमें दिक्कत होती है जी। बड़ा अच्छा है आपने बोला कि कर्ड बहुत अच्छी चीज़ है। कर्ड में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। कर्ड हमेशा डेली हर बंदे को खाना चाहिए। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो कर्ड खाने से अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं। आप देखो तो उसको जाग लगाते हो, हम बोलते हैं ये फर्मेंटेशन हो गया। बरसातों में जल्दी होते हैं। हाँ, फर्मेंटेड है, तो ये खाना चाहिए। बाहर में हम यहाँ पे कर्ड बोल देते हैं, बाहर में योगर्ट बोलते हैं। इस गुड बैक्टीरिया का हमें कोई फायदा होता है? बिल्कुल होता है। हमारा जो आंतड़ी है, इंटेस्टाइन है, वो अच्छी हेल्दी स्वस्थ रहती है। आजकल तो प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स बहुत ऐसे चलते हैं जी। आजकल एक छोटा सा शीशे में प्रोबायोटिक आता है, हाँ, एंटेरोजेमिना करके एक आता है, बच्चों को भी देते हैं। हाँ, वो आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो उसमें आता है, जो बोल रहे हो, याकुल्ट आता है करके, याकुल्ट। हाँ, कर्ड जैसी कोई चीज नहीं है। नेचुरल भगवान का दिया हुआ कर्ड सबसे बेस्ट है। आर्टिफिशियल चीज़ों को कम से कम यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए जो वो योगर्ट बोलते हैं उसको, याकुल्ट बोलते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव होगा। हाँ, तभी इतनी देर तक वो सही हो जाता है। और अननेसेसरी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जब शरीर को जरूरत है तब लीजिए। डेली आप याकुल्ट की आदत मत डालिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पे जब पेट की बीमारी होती है तो हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं। क्या मानसिक तनाव से पेट की बीमारी होती है या पेट की बीमारी से मानसिक तनाव होता है? बहुत अच्छा आपने बात की। एक ना ब्रेन गट एक्सिस होता है।
हमारा ब्रेन जो है वो एक तरह का सीपीयू है जी। जो यहाँ से सिग्नल जाएगा गट की तरफ ही वही करेगा। जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहती है, जिन थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उनकी गट जल्दी अपसेट हो जाती है, चाहे वो डायरिया की फॉर्म में हो, चाहे वो अल्टर्ड बावल हैबिट्स हो, कभी डायरिया हो गया, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन होगी, चाहे उनको कब्ज हो जाए। तो आजकल जो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की या गैस्ट्रो फिजिशियन की ओपीडी है 60 to 70% उसकी आईबीएस वाले पेशेंट से है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। कहीं ना कहीं वो लिंक्ड आपके सीपीयू से है, ब्रेन से, इतना वो हो गया। जैसे डॉक्टर साहब कई बार जब मैं उदास होता हूँ तो मेरा बहुत खाने का मन करता है, ये भी उसी कारण होता है? ये एक ना डिप्रेशन में क्या होता है, या तो बंदा बहुत खाता है या कम खाता है जी। ये एक अलग तरह की धारणा है। आई थिंक इसका साइकेट्रिस्ट ज़्यादा अच्छी तरह आंसर देंगे जी। आप अगले कुछ दिनों में हम उनसे मिलेंगे तो हम उनसे जरूर ये सवाल हाँ, किसी साइकेट्रिस्ट से पूछिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। इमरजेंसी करिए डॉक्टर साहब, इमरजेंसी क्वेश्चन, अगर किसी के पेट में एकदम से दर्द हो और घर में कोई ना हो तो व्यक्ति क्या करे? पहले तो इसका कारण ढूंढना पड़ेगा कि ये गैस के कारण है या और है। अगर आपको लगता है कि ये गैस के कारण आपने हैवी चीज़ खाई है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चने खा लिए, साथ ही आज में राजमा खा लिए, कोई हैवी चीज़ खा ली, फिर तो आप पुदीना ले ट्राई कर सकते हो, आप इनो कर सकते हो, आप नींबू पानी कर सकते हो, पर अगर अजवाइन का पानी कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वो चीज़ नहीं है, तो फिर आप मानिए कि आपको कोई और भी दिक्कत हो सकती है, कोई मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको अगर ऐसी दर्द होती है तो ज़्यादा देर आप घर वाले टोटके नहीं अपनाने चाहिए, आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा वेट करके, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़्यादा देर लंबी टाइम पे आपको घर में रह के ये नहीं करना चाहिए। एक सवाल और डॉक्टर साहब, आमतौर पे किसी को लूज मोशन लग जाए तो वो केमिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ से लूज मोशन की दवाई लेते हैं और सोचते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, क्या ये सही है? लूज मोशन लगने का कारण पहले ढूंढना चाहिए जी। हम लूज मोशन को बंद करने की बात कर रहे हैं जी। बेसिकली ये क्या है, इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्टिव डायरिया तो आपको रोकना क्यों है, आप इसको ट्रीट करिए। वायरल है, बैक्टीरियल है, क्या है? वायरल तो ऑटोमेटिकली 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा जी। ठीक है। आप हफ्ता मेडिसिन खाइए, प्रोबायोटिक लीजिए, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट के पास, एक अच्छे केमिस्ट के पास जाना चाहिए, नहीं तो मेरा मानना है किसी डॉक्टर से बात करके फिर ही आपको केमिस्ट के पास जाना चाहिए। एक वो छोटी सी गोली देते हैं ब्राउन कलर की, उससे लूज मोशन रुक जाता है। आई थिंक जिसकी आप बात कर रहे हो लोप्रामाइड, वो नहीं लेनी चाहिए, नुकसानदेह है। नुकसानदायक है। उसका क्या काम है, इन्फेक्शन के अंदर की अंदर रहेगी। सो मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर से बात करके फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आजकल फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां करनी होंगी? मैंने जैसे आपको बताया कि साफ पानी पीना चाहिए जी, कम से कम बाहर खाएं जी, क्योंकि बरसातों का मौसम है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जी, और अपना पानी का सेवन पूरा रखें जी। अपनी बोतल घर से कैरी करें, कोशिश करें कि गर्म ही चीज़ बाहर से खाएं। कई बार हम बाहर जाते हैं, आमतौर पे हमारा पहाड़ों में जाना होता है और पहाड़ों से आता हुआ जो पानी होता है, जो झरनों से बहता है, कई लोग उसको बॉटल्स में भरते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि ये पहाड़ों का मिनरल वाटर आ रहा है। एक बार मैंने ऐसा पानी पिया तो वापस आके मुझे टाइफाइड हो गया था। क्या ऐसा पानी पीना चाहिए जो ओपन सोर्स से आ रहा है, वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या कोई नुकसान भी कर सकता है? देखिए, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं जी। एक, जो भगवान पहाड़ों से पानी देता है वो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट वो जहाँ से आके नीचे आपकी तरफ आ रहा है, रास्ते में मान लीजिए किसी ने हाथ धोए हैं, गंदे हाथ धोए हैं, कोई पशु ही मर गया, कोई बंदर ही मरा हुआ मिला, तो वहां से इन्फेक्शन होके आपको हो सकती है। अदरवाइज भगवान ने जो पानी दिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा सुझाव यही है, आप पानी मत ऐसा पीजिए। इवन कि आप फिल्टर लगवाइए, लोगों को भी वहां को बोलिए फिल्टर लगवा के उसको अच्छी तरह साफ करके फिर करें। अभी भी पहाड़ी इलाकों में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी का सोर्स सिर्फ गांव के झरने होते हैं, उन्हें कूप कहा जाता है। गांव की छोटी छोटी झरनों से बहता हुआ पानी आता है, उसको वो सीधा पीते हैं और कई पेट की बीमारियों से ग्रस्त भी होते हैं। ऐसे लोग जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, मैं यही कहूँगा, आजकल
अगर किसी के पास सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है या कोई साधन नहीं है, कम से कम आग का साधन तो है, वो पानी को बॉयल करके, कम से कम बॉयल करके जरूर पिए। अगर फिल्टर का, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है तो कम से कम बॉयल करके तो हर हालत में पिए। जी, मीन्स कोई भी व्यक्ति हो जो ओपन सोर्स से हमें पानी मिल रहा है उस पे दूषित होने के चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें तो कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता। पेट की सलामती के लिए हमें उसको थोड़ा बॉयल बॉयल करके पीना जरूर चाहिए। पीना चाहिए। जी, दूसरे प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। आजकल बाहर जाना ही पड़ता है हमें, क्योंकि ऑफिस के काम होते हैं, कई काम बाहर होते हैं, तो बाहर का हम ऐसा कौन सा खाना खाएं कि हमारा पेट तंग ना हो? पहली बात है, अगर आपको बाहर खाना पड़ता है तो आप उस जगह पे जाइए। देखिए, मैं इसके माध्यम के जरा मैं ये नहीं कहता कि आप 5 स्टार का ही खाना खाइए या आप किसी ढाबे का ही खाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खाना वहाँ का खाइए जिसका काम बहुत अच्छा हो। उसका कारण ये है कि वो अगर आज उसने कुछ बनाया तो आज ही खत्म हो जाएगा, कल वो नया बनाएगा। एक तो ये प्रेफरेंस दीजिए। दूसरी, गर्म चीज को खाइए, जैसे दही पल्ले, गोलगप्पे, इनको अवॉइड करिए। दाल खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, उसको बोलिए तड़के के बिना हो, और कोई भी ऐसी चीज मत खाइए जो कम बिकती है। जी, ठीक है डॉक्टर साहब। जीभ और पेट में दोनों में झगड़ा रहता है। जीभ कहती है मैंने टेस्ट के लिए खाना है, और पेट कहता है कि मैं नहीं सहन करता। इसको कैसे मैनेज किया जाए? मैं एक बड़ी अच्छी आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। या इस जगह को खुश कर लीजिए या इस जगह को खुश कर लीजिए। अगर तो इसको खुश करना है तो फिर आप अपनी मर्जी करिए, इसको खुश करना है तो जो डॉक्टर और जो सलाह दी जाती है उसके, आप दोनों में से एक ही चीज को खुश कर सकते हैं। शराब और लीवर दोनों का रिश्ता क्या होता है? ये दोनों दुश्मन है, बट दोस्त तब बनते हैं अगर सीमित मात्रा पे पी जाए। जैसे मैंने आपसे बात की थी, 1 यूनिट फीमेल के लिए, 2 यूनिट मेल के लिए, जो स्टैंडर्ड ड्रिंक होते हैं। अगर ज्यादा पियोगे सिरोसिस हो जाएगा, नाड़ी फूल जाएगी, लिवर डैमेज हो जाएगा, लिवर ट्रांसप्लांट पे बात चली जाएगी, अल्टीमेटली दिक्कत वाली बात। क्वांटिटी आपने बताई डॉक्टर साहब, फ्रीक्वेंसी क्या हो? रोज पी सकते हैं या हफ्ते में एक बार? फिर मैं पहली स्टेटमेंट दोहराता हूँ, WHO कहता है बिल्कुल ना पियो। आप इस मात्रा में हफ्ते में एक बार पी लो तो ठीक है, 45 to 90, पर मैं आपको बोलता हूँ 40 फॉर फीमेल, 60 फॉर मेल, हफ्ते में एक बार। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं बोलूँ मैं मंडे से लेके सैटरडे तक दारू नहीं पी रहा जी, बट मैं संडे को पूरी बोतल पीऊंगा कि वो तो मैंने नहीं पिया, सो इसे बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं। बिंज ड्रिंकिंग इज मोर हार्मफुल। अगर एक दिन में आप ज्यादा सीमा में दारू लेते हो वो ज्यादा नुकसानदायक है। सो ये भी ध्यान रखिए, ये मत कैलकुलेशन पे पड़ जाना कि जी मैंने सोमवार से लेके सैटरडे तक दारू नहीं पिया और संडे को मैं पूरी बोतल पीऊंगा, वो ज्यादा नुकसान करेगी। जी, कई लोग करते हैं ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, हफ्ते में नहीं पीते, वीकेंड्स में वो, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, टल्ली हो जाते हैं। तो टल्ली होना हमेशा नुकसानदायक ही साबित होगा हमारे लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी एक नुकसानदायक। जी डॉक्टर साहब, शुगर और टमी में क्या रिश्ता है? देखिए, अब जो लेटेस्ट सारा कुछ आ रहा है वो कह रहे हैं नो शुगर नो शुगर नो शुगर। जी, नो शुगर में शुगर बनती कहाँ से है? गन्ने से, शुगर केन से। अब लोग कहते हैं गुड़ वाली चाय पी लेने हैं जी, गुड़ वाली चाय पी लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कौन सी चीनी है। जी, लोगों को ये समझना चाहिए जो गुड़ है, गुड़ से ही आगे शक्कर बन रही है, और जो गुड़ है वो गन्ने से बन रहा है, आगे प्रोसेस होके ही व्हाइट शुगर बन रही है। जी, लोग कहते हैं ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर क्या है? प्रोसेस्ड ही है, गन्ना ही है। सो शुगर मीन्स नो, किसी भी तरह का मीठा मत लीजिए। जी, लेकिन शरीर के लिए कितना शुगर जरूरी है? हमें नहीं लगता कि जरूरी है। हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें खाने से मिलती है। मैं ये नहीं कहता शुगर बिल्कुल मत लीजिए, कभी कभार हो गया थोड़ी बहुत ही ले ली, पर जैसे मिठाइयाँ खानी, ये खानी, ये नहीं। नमक और टमी का रिश्ता, नमक और लीवर का? नमक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं डालना चाहिए, जो हम खाने में डालते हैं वो ठीक है, बहुत तीखा नमक नहीं खाना चाहिए, उससे बीपी बढ़ता है। जी। दूसरी बात, नमक पानी को चूसता है, आपका वेट भी बढ़ेगा। सो नमक का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बट
यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, एक आजकल बोलते हैं सिंधी नमक, सेंधा नमक, सेंधा नमक जी, आई थिंक उसको पाकिस्तानी नमक भी सिंध बोलते से हैं। आता है वो, सिंध सिंधी से। भी कहते हैं, सेंधा भी कहते हैं। जितनी मेरी नॉलेज है उसमें आयोडीन प्रॉपर लेवल पे नहीं जी, होता, कम होता है, होता नहीं। सो मेरा आपको सुझाव यही है कि कभी कभार सिंध नमक यूज कर लिया, नहीं तो जो रिफाइंड एक प्रॉपर सॉल्ट होता है आयोडीन वाला वही यूज करिए। सिंध नमक के पीछे बहुत ज्यादा मत जाइए। जी डॉक्टर साहब, आपकी बातों से लगता है कि हमें कम खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन हमारी आदतें खराब हो चुकी हैं। हम ओवर ईटिंग से कैसे बचें, कैसे और कब हमें पता लगेगा कि अब इसके बाद ओवर ईटिंग हो रही है? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने एक क्वेश्चन पूछा है। ओवर ईटिंग होती क्या है कि जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा खाते हैं। जी। अब क्षमता कैसे पता लगती है? हमारे में और जो ज्यादा खाता उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। हमारे पेट में एक स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। जी। स्ट्रेच मीन्स जो खुलते हैं या स्ट्रेच होते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं हमारे दिमाग को। हमारा दिमाग बोलता है अब पेट भर गया। अगर मैं आज से एक फुल्का खाना शुरू करूंगा, स्ट्रेच रिसेप्टर वहीं पे काम करना शुरू कर देंगे, बोल दे भी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 3 फुल्के शुरू कर दूंगा तो मेरे स्ट्रेच रिसेप्टर और स्ट्रेच करेंगे, सिग्नल बाद में भेजेंगे। सो कम खाना शुरू करोगे, एक आधे महीने में आपको लगेगा कि एक फुल्का बहुत है। और जीने के लिए बहुत ज्यादा हमें खाना नहीं चाहिए जी, क्योंकि एक सीमा पे चाहिए। हमने ओवर ईटिंग बना दी है, ये भी पी लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो। कुछ हमारे प्यार जो माताएं हमारी करती हैं उसका भी एक नतीजा खराब हो जाता है कि बेटा तू तो कमजोर हो जाएगा। मेरे माताजी बोलते हैं एक फुल्का खाता है तो एक टाइम पे तू तो कमजोर हो जाएगा। हमें इन चीजों से बचना चाहिए। और एक मेरी यहाँ पे एक और सलाह है कि आप डाइनिंग टेबल पे खाना मत खाइए। मैं डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाता, मैं एक छोटी प्लेट लेता हूँ। छोटी प्लेट लेने का मतलब ये है, देखिए जब तो कोई आया है तो आपको डाइनिंग टेबल पे खाना पड़ेगा, क्रॉकरी वाले सेट में लेना पड़ेगा। बट आमतौर मैं स्टील की एक प्लेट लेता हूँ। कांसे की प्लेट बहुत अच्छी है, हमारे बुजुर्ग भी यूज करते थे। अगर वो हो तो बहुत अच्छी है। मैं स्टील वाली प्लेट लेता हूँ, छोटी प्लेट लेता हूँ, खाना डाला और अपने बेडरूम में ले जाता हूँ जी, ताकि जो मुझे दोबारा खाना ना पड़े। अगर मैं वहां पे बैठा हूँगा तो मुझे ज्यादा डालना पड़ेगा, प्लेट बड़ी होगी ज्यादा चीज डाल लूंगा। छोटी प्लेट में खाइए और अलग होके खाइए। शादियों में और पार्टीज में हम कई बार जाते हैं, वहाँ बुफे लगा होता है, और अगर छोटी छोटी एक एक आइटम भी लें तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो प्लेट भर जाती है। उस केस में हमें क्या करना चाहिए? पैसे पूरे करने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। जो हमने खाना है वो हमने ही अपनी बॉडी पे सहना है। फ्री का समझ के, ज्यादा समझ के, मीठा समझ के, चीजें समझ के मत खाइए। एक तो ये कंसेप्ट है आप खाओगे ही नहीं वहां पे, घर से खाना खा के जाओ। मैं सिर्फ वहां पे ब्लैक कॉफी पीऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कॉफी क्या मैंने इसलिए मेंशन किया, ब्लैक कॉफी 2 ग्राम तक पर डे बहुत अच्छी होती है, लिवर की फैट को कम करती है। ब्लैक कॉफी मीन्स नो शुगर, नो मिल्क। अगर मैं रोज ब्लैक कॉफी पीऊं, और कितनी पीऊं ताकि मेरी फैट कम हो और नुकसान ना हो? 2 ग्लास, या एक सिंपल वर्ड में बोल तो 2 ग्राम तक आपको नुकसान नहीं करेगी। ब्लैक कॉफी पीने के लिए एक चीज का ध्यान रखिए, धीरे धीरे पीजिए। उसका कारण है ये बीपी बढ़ाती है जी। आराम से इंजॉय करके पीजिए, इसे जल्दबाजी मत करिए। और कोई भी किस्म की चाय है जो डिप वाली है, जो पेपर फॉर्म में है, उसको मैं अवॉइड करने के लिए जी। अगर मैं एक कॉफी सुबह, एक दोपहर, एक शाम को लूं तो क्या लगता है कि मेरा फैटी लीवर कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, पर सिर्फ ब्लैक कॉफी से ही नहीं होगा, आपको और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, मीठा भी बंद करना पड़ेगा। जैसे आपने शादी पे टॉपिक पे आए थे जी। तो जा तो एक घर से खाना खा के जाओ, जहाँ बाहर सोचो मैंने यार इतना ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना। आइसक्रीम या कोई और मीठी चीजें उसकी और मत जाओ। खासकर जो मैंने पहले भी पॉइंट रखा था, पनीर की और बिल्कुल मत जाओ। पनीर बहुत ही खराब चीज है जो कि बाहर मिलता है, विश्वास के लायक नहीं है। बेसिकली ये आपने बहुत अच्छा बोला, विश्वास के लायक। कई बार हम जब होटल्स में बाहर खाते हैं स्नैक्स वगैरह, तो घर आके अगले दिन बड़ा इरिटेशन सी होती है, अपना शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है। जबकि हम घर का खाना खाते हैं तो नहीं बढ़ता। क्या उन चीज़ों में कुछ खास ऐसा होता है जो शुगर लेवल को बढ़ा देता है? देखिए, कोई भी खाना खाना हमारे शुगर लेवल को बढ़ाएगा।
उसके विरुद्ध इंसुलिन रिलीज होती है और शुगर लेवल को मेंटेन करती है जी। आजकल जो अच्छी दालें या कुछ है, अब मैं नाम लेता हूँ, एजीमोटो या एजीमोटो करके कुछ बोलते हैं हम, जी, अजीनोमोटो। अजीनोमोटो, उससे दाल बहुत स्वाद लगती है, बेसिकली उससे आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट होती है चीज। हमें नहीं पता कि हमें वहाँ नहीं पे पता। क्या कई प्रोसेस लोग, आपको ये सुना होगा, जब जी मैं बाहर से खाता हूँ मेरा अगले दिन पेट बड़ा साफ होता है, घर से खाता हूँ तो मेरा पेट साफ नहीं होता। है। जी, और हमारा उल्टा है, जब कभी बाहर से खाते हैं तो अगले दिन आंखों पे एक स्टेन सा पड़ता है, शरीर टूटता है, यूं लगता है जैसे पता नहीं शुगर कितनी बढ़ गई है। तो ये इसका कारण क्या होता है डॉक्टर साहब? जिनका पेट साफ होता है वो भी, और जिनको ऐसा महसूस होता है उनको भी? ब्लोटिंग ज्यादा हो जाती है, पेट ज्यादा फूल जाता है, फाइबर इनटेक कम होता है, शुगर के कंटेंट्स ज्यादा होते हैं, ये सब कारण है। क्योंकि हम बाहर जाके तो ये तो करते नहीं, हम सैलड खाएंगे, हमें होता हम शुगर कंटेंट या कुछ और चीजें खाएं, फाइबर कम लेते हैं, फाइबर लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आजकल आम हो गया कि लगभग सभी लोगों को कब्ज हो जाती है। ये कब्ज क्या चीज है और ये कैसे ठीक हो? पहली बात, कब्ज की जो डेफिनेशन है वो हफ्ते में 2 बार से कम मोशन आना, ये है। सो अगर एक दिन छोड़ के भी किसी को मोशन आता है तो वो कब्ज में नहीं गिना जाता। दूसरी बात, आपको फाइबर इनटेक ठीक रखना चाहिए जी, जो कि 25 से 30 ग्राम पर डे में 24 आवर्स में होना चाहिए। फाइबर बेसिकली होता क्या है? फाइबर वो आम भाषा में ये पदार्थ है जो अब्सॉर्ब नहीं होता, जो आपकी स्टूल को है वो बल्क ऐड करता है। जैसे आपने बाहर सुना होगा इसबगोल, इसबगोल टेलीफोन ब्रांड वाला आता है। हाँ, वो आजकल तो इतना उन्नति हो गई है कि एक सॉफ्टोवैक करके आता है, लिक्विड फॉर्म में इसबगोल आ गया। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हम लेते हैं हमें गले में चिप जाता है, सॉफ्टोवैक करके आ गया। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बट वो आपके मुंह में भी चिपकता नहीं है, आप उसके 3 से 4 चम्मच ले सकते हो। 1 चम्मच 5 ml या 5 ग्राम कह लो, ऐसे कर लो, तो आप कम से कम उसको 3 से 4 चम्मच रात को ले सकते हो इसबगोल। या फ्रूट्स की, और सैलेड वो लीजिए, सब्जियां वो खाइए, फ्रूट्स वो लीजिए जो सीजनल है। स्टोर फॉर्म वाली या कोल्ड स्टोर वाली चीजों को अवॉइड करिए। जैसे आजकल आम है, खाओ, ध्यान से खाओ, मीठा बहुत होता है, ज्यादा नहीं खाना, खाओ। बट ये नहीं है आजकल आम नहीं खा रहे, जब ये 400 रुपये किलो होगा तब मैं घर में लेके आऊंगा, वो फंडा ठीक नहीं है। ठीक है, वो चीजों का ध्यान रखना। फाइबर बेसिकली वो चीजें होती है जो पचती नहीं है, सीधा इंटेस्टाइन से बाहर आ जाती है, खींच के, और बाकी जो वहाँ पे हमारा स्टूल वगैरह उसको खींच के बाहर ले आती है। डॉक्टर साहब, खाने में 2 प्रकार हैं, एक कुक्ड और एक अनकुक्ड रॉ फूड। हमारे पेट के लिए, गट के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है? देखिए, हमें इसका ना संतुलन रखना चाहिए, ओवर कुक नहीं होना चाहिए। ओवर कुक से जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। रॉ में कई और उसकी प्रॉब्लम्स है, जैसे कई बार पाचन शक्ति हमारी इतनी अब स्ट्रांग नहीं रही, या वो अच्छी तरह धुला ना हो तो वो उसके इन्फेक्शन हो सकती है। ओवर कुक भी नहीं करना चाहिए, अंडर कुक भी नहीं रहना चाहिए। इसकी एक सीमित मात्रा में करके हमें वो भोजन लेना चाहिए। जी, कई मिथ है डॉक्टर साहब आजकल की, अगर किसी विशेष बर्तन में पकाया जाए तो खाना अच्छा पचता है, किसी अलग धातु में पकाया जाए तो बुरा पकता है, क्या ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, हम जितनी मर्जी उन्नति कर रहे हैं, जितनी उन्नति कर रहे हैं, हम पिछले टाइम पे आ रहे हैं। अगर आपके दादाजी के टाइम की या मेरे परदादाजी के टाइम की हम बात करें तो उस समय सब कुछ मिट्टी के बर्तनों में बनता था। उसका तब कारण क्या था कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है। धीरे धीरे मेरे दादाजी का टाइम आया, स्टील के आ गए, हमारा टाइम आया, सब स्टील के, एल्युमिनियम का, सब कुछ ऐसा शुरू हो गया। अब फिर ये कंसेप्ट शुरू हो गया कि जो मिट्टी के बर्तन है, वो पहले 10 रुपए का मिलता था, आज आप अमेज़न में लो तो आपको 5000 का मिलेगा, कोई 1000 का मिलेगा, 2000 का मिलेगा। हैंडल उसके स्टील के होंगे, बाकी की उसकी वैल्यू ज्यादा है। हम उन्नति नहीं कर रहे, हम पीछे वाले कंसेप्ट पे जा रहे हैं।
तो मिट्टी वाले बर्तन हमेशा अच्छे रहते हैं। मीन्स हमें अभी एल्यूमिनियम के बर्तनों से वापस मिट्टी के या ऐसी धातु पे जाना चाहिए जो पेट के लिए ठीक है। बिल्कुल। आपके हिसाब से कौन कौन से धातु ठीक हैं जो आप सजेस्ट करोगे? कांसा ठीक है जी, मिट्टी का बर्तन ठीक है जी। तो अभी तक तो ये जो लेटेस्ट चीजें आ रही हैं, हाँ, इन पे ही जाना चाहिए। लोहा भी डॉक्टर साहब ठीक है? लोहा भी। जी। क्या कुकर का खाना ठीक होता है पेट के लिए? हम इसकी एग्जांपल पहले लेते हैं चावल की। जी। अगर मैं चावल कुकर में बनाऊंगा तो वो जो पानी निकलता है जिसे हम पिच बोलते हैं, हाँ, वो नहीं निकाल पाएंगे। मांड को पहले फेंकते थे निकाल के। वो नहीं निकाल पाएंगे। बट यही अगर पतीले में हम बनाते हैं तो वो पिच को निकाल पाएंगे। वो शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, जो पिच का पानी निकाल के चावल खाने। सो कई फायदे उसमें है। कुकर में जल्दी बन जाता है, गैस की बचत होती है। सो हर एंगल देखना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि जब दाल हम बनाते हैं तो दाल की झाग जो होती है वो भी अगर निकाल दी जाए तो वो अच्छा होता है, लेकिन कुकर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, सो हर चीज के अपने फायदे नुकसान है। जी। जो फूड हम बनाते हैं उसकी आंच भी क्या मायने रखती है? उसको पचाने के लिए अगर धीमी आंच में पकाया जाए तो कुछ अच्छा बने, या तेज आंच में एकदम से पकाया जाए उसका भी असर होता है? अगर आप पुराने ढाबे देखो, वो स्लो आग में बनाते हैं जी, उसकी फूड वैल्यू भी ज्यादा रहती है जी। वो क्या कहते हैं, आपको स्वाद में भी बहुत अच्छा रहता है, पौष्टिक भी रहता है और टेस्टी भी रहता है। तभी पुराने टाइम से ही जो दालें हैं उस ढाबों की मशहूर हैं, वो कम फ्लेम में बनाई जाती है, धीमी फ्लेम में। पेट की बात करते हैं, आप पेट के डॉक्टर हैं, तो पेट के डॉक्टर ये बताएंगे कि पेट के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है और हम अपनी दैनिक दिनचर्या में उसको कैसे शामिल करें ताकि डॉक्टर के पास जाने की नौबत ना आए। सबसे बढ़िया सर चीज है, आप एक तो पानी का सेवन करिए, खूब सारा पानी पीजिए। मैं ये कहता हूँ 4 लीटर पानी जरूर पीजिए। जी। दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज करिए। जी। दही लस्सी आपका दोस्त है। जी सर। रोज का 1 घंटा अपनी सेहत के लिए निकालना, चाहे वो योगा की फॉर्म में हो, चाहे वॉकिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो एक एक्सरसाइज की फॉर्म में हो, आपको फायदा देगा। जी। बाहर का कम से कम खाइए, फ्राइड कम से कम खाइए। जितनी चीजें रॉ हो सकती हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती वो आप लीजिए। अंडर कुक्ड और ओवर कुक्ड मत करिए जी, वो चीजों का ध्यान रखिए। ये चीजें मैं आपको बताऊं। जो आजकल हमारी सब्जियां आ रही हैं, कई उसमें पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं उसको प्रिजर्व करने में, कई दवाइयां यूज होती हैं फलों को पकाने में, उससे हम अपने पेट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए आजकल एक कंसेप्ट चला है कि ऑर्गेनिक फूड। जी। मैं किसी भी कंपनी के एंटी नहीं हूं, पर मुझे नहीं लगता कि ये ऑर्गेनिक फूड है। ऑर्गेनिक फूड का कंसेप्ट होता है 1-2 साल उसको उस जगह जमीन को यूज ना करना, एक सीजन में एक लगानी, और नॉर्मल जो हम बोलते हैं खल, गाय की गोबर वो यूज करके वो कर खाद जिसको बोलते हैं वो यूज कर। मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक, आप किसी भी मॉल में चले जाइए, किसी भी जगह पे ऑर्गेनिक आराम से मिल रहा है। इतना प्रोडक्शन होता नहीं उनका, प्रोडक्शन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। पनीर का भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ऑर्गेनिक का भी नहीं हो सकता है। सो मैं एक एडवाइस देता हूं, अगर आपकी क्षमता है थोड़ी सी जगह घर में बनाइए जी, घर में गार्डनिंग करिए, कुछ चीजें उगाइए। मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि आप सारे साल का भोजन सारा आप इकट्ठा कर सकते हो, उगा सकते हो, पर कुछ भोजन उगाइए। अगर आपके पास बहुत लैंड है तो एक, जिसको हम बीघा बोल दो, किला बोल दो, जो भी आपकी लैंग्वेज में जितनी भी जगह हो, अपने पर्सनल यूज के लिए जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसके बारे में कुछ बताएं, हमें एक्सरसाइज कब करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए? देखो, पहले तो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए जी। अगला पॉइंट है, कोशिश करो सुबह करो जी। तीसरा पॉइंट है सुबह क्यों? क्योंकि एक हैप्पी हार्मोन होता है जो एंडोर्फिन कहते हैं जी, वो सुबह रिलीज होता है और एक्सरसाइज के दौरान होता है, जो हमें खुश रखता है जी। सो कोशिश करिए आप सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए जी, खुशी से आपका दिन की शुरुआत हो, एंडोर्फिन रिलीज हो, आपको भी अच्छा लगेगा।
डॉक्टर साहब मुझे मालूम नहीं था ये, लेकिन जब भी मैं इंटरव्यू में जाता हूँ उस सुबह मैं वॉक जरूर करता हूँ और आज भी करके आया हूँ। इसलिए आप खुश हैं? जी बिल्कुल, इसलिए खुश हूँ मैं। डॉक्टर साहब अगर शाम को हम करेंगे तो क्या ऐसा होगा कि शाम को भी वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा और हम घर जाके खुश होंगे? नहीं, देखिए होते हैं मोस्टली, ये जो एंडोर्फिन है मॉर्निंग में होते हैं, एक्सरसाइज के दौरान होते हैं, बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए जी मैं सुबह नहीं उठता अब शाम को भी नहीं करूंगा। सुबह नहीं उठते तो शाम को जरूर करो जी। ये हैप्पी हार्मोन वाली तो एक अलग है कंसेप्ट हो गया, बट आप एक्सरसाइज जरूर करो। नहीं सर, आपका हैप्पी हार्मोन सुन के तो मुझे एक नया विश्वास जागा है कि मुझे रोज सुबह करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करिए ताकि दिन खुशनुमा गुजरे। आपकी खुशी का राज भी यही लगता है। डॉक्टर साहब कुछ मैसेज आपका हमारे लोगों के लिए, जो लोग आपसे सीधा संपर्क करना चाहें, अब वीडियोस देख के कई लोगों के मन में क्वेश्चन उठेंगे, अगर वो आपसे मिलना चाहें तो कैसे मिल सकते हैं? कई तो बहुत दूर होंगे यहाँ से, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, वो कैसे संपर्क करेंगे आपसे? देखिए मैं बेसिकली चंडीगढ़ में बैठता हूँ, मेरा नाम पूरा जैसे आपको मालूम है डॉक्टर टीपी सिंह है। मैं चंडीगढ़ में बैठता हूँ, मेरी टाइमिंग 9 से 12, 5 से 7 ओपीडी की है जी। हाउस नंबर 88 सेक्टर 16A चंडीगढ़ में। मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। जो बाहर हैं वो नेक्स्ट वेडनेसडे जो कि 16 जुलाई पड़ेगी, दोपहर को 1 बजे से लेके 4 बजे तक आपके माध्यम से हमारे से संपर्क कर सकते हैं, लाइव सेशन कर सकते हैं। उससे उनकी जो भी कुछ क्वायरीज हैं हम दूर कर पाएंगे। अगर उनको फिजिकली मिलना है तो मैंने जैसे आपको बताया उनको यहाँ पे आए, मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले हो जाएगा, बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कंसल्टेशन सिर्फ करनी चाहें तो व्हाट्सएप पे वो वीडियो कॉल करके आपसे बात कर सकते हैं। हाँ, उसका सॉल्यूशन निकलेगा। चलिए डॉक्टर साहब, व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज अब क्या है, क्या कहना चाहेंगे उनको? मेरा लास्ट में एक मैसेज है, आप जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, उठते सार एक्सरसाइज करिए, कम खाना खाइए। एक बड़ी अच्छी उदाहरण है कि खाना जो ब्रेकफास्ट है वो किंग की तरह होना चाहिए, लंच एक नॉर्मल बंदे की तरह होना चाहिए, जो रात का खाना है वो भिखारी की तरह होना चाहिए। सो खाना बहुत ज़्यादा मत खाइए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, एक्सरसाइज करिए, मीठा बंद करिए, मठियाइयों को ना करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पानी पीजिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरे शरीर से एंडोर्फिन निकला खुशी का जो केमिकल निकला, मुझे बड़ा मजा आया सर, व्यूअर्स को भी आया होगा। हम ऐसे ही हर महीने मिलते रहेंगे और आप लोगों का भला करते रहेंगे। मुझे तो थैंक यू आपका करना चाहिए, आपके माध्यम से मैं कुछ लोगों की अगर मदद कर पाऊँ, चाहे जो लाइव सेशन होगा, तो मुझे उससे भी बहुत संतुष्टि मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद सर।